नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती से प्रार्थना है उनके आज प्रथम दिवस पर कि आपके संघर्ष को वो जल्द से जल्द एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं, जिससे आप अपने जीवन की उन कठिनाइयों से दूर हो सकें जिन्हें आप वर्तमान में देख रहे हैं। एक नए टॉपिक के साथ आज हम सभी फिर से उपस्थित हैं और उस टॉपिक को हमने चुना है वायुमंडल। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक मिट्टी को पढ़ा था और उसके बाद काफ़ी मैसेज और कॉल्स आए कि मनोविज्ञान भैया क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो चलाएंगे क्लास उसकी भी। थोड़ा सा आने दीजिए, टेट या सुपर टेट या भर्ती या सी टेट कुछ भी आने दीजिए, तो जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ा जाएगा। उसके साथ ये जो टॉपिक हैं एक रुचि हमारी इसमें भी है, तो इन टॉपिकों को भी अच्छे से शॉर्ट में जितना ज़्यादा हो सके उतना हम लोग पढ़ लें, क्योंकि इधर जो हम टॉपिक उठाएंगे निश्चित तौर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। और उम्मीद करते हैं कि साफ़ होगा, क्लियरिटी होगी। विभिन्न बहुत संसाधन नहीं हैं, जो संसाधन हैं उन्हीं से थोड़ा बहुत प्रयास हम सब करेंगे, क्योंकि जब बहुत अच्छे संसाधन होंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो सीमित संसाधनों के बीच हम लोग अच्छे से अच्छा पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर दिखेगा तो थोड़ी सी वीडियो क्वालिटीज़ को आप बढ़ा लीजिएगा, आप पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिएगा मोबाइल को घुमा करके और पूरा देखिएगा, जिससे जो बातें क्रमबद्ध तरीके से हम आपको बता सकें उन बातों को आप समझ पाइएगा। आप अगर समझ गए तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर आना जो है सार्थक हुआ। शेयर करना या ना करना ये आपके ऊपर है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। खैर उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। वायुमंडल, इसकी संरचना को लेकर के हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है, सोचा है। एक एक बिंदु क्या है, कैसे हैं, उनको पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जो एक परिभाषा है सामान्य सी, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों का, या हम ये कह लें कि जो वायु है उसका जो समूह है वो वायुमंडल कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें विद्यमान हैं। उन विद्यमान गैसों में एक गैस हो गई नाइट्रोजन हमारी है। हम सभी जानते हैं लगभग ये 78.08% जो है ये पाई जाती है, और लगभग यह वायुमंडल में 134 किलोमीटर या 30 मान लें, कई जगहों पर विभिन्न बातें हैं, तो इतने किलोमीटर तक पृथ्वी के धरातल से इसकी इतने किलोमीटर तक 134 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है लगभग नाइट्रोजन हमारी पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन हमारा जो है 20.95% है, और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल में ये ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन जो है ये पाई जाती है। कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर भी दिया गया है, तो लगभग इतना जो है पाया जाता है। आर्गन गैस है, ये हमारे वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, और ये लगभग 0.93% पाई जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये हमारे वायुमंडल में लगभग 0.036% पाई जाती है, और लगभग जो इसका क्षेत्र है वो क्षेत्र है 34 किलोमीटर। लगभग 34 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इसके बाद अगली गैस है नियॉन है, 0.002% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। हीलियम है, 0.0005% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये प्रमुख 6 गैसें हैं जो बहुतायत मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी अन्य गैसें हैं जो काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं। वायुमंडल की अगर हम संरचना की बात करें तो ये हमारी संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है, और इसमें एक पॉइंट हमने लिखा है वायुर्विज्ञान एयरोलॉजी। तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को, इन बिंदुओं को आप ऐड करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, देखते रहें और लिखते रहें कॉपी में।
अगर आप केवल सुन करके जो है चीज़ों को निकाल देंगे तो कठिनाई होगी, भविष्य में आप उन्हें भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, पढ़ते पढ़ते देख लिया, 2-3 बार देख लिया, तो वो चीज़ें एक मैप के तरीके से, जो हमारे बताने का तरीका है एक मैप के तरीके से, वो आपके माइंड में रहेगा। आप आंखें बंद भी करेंगे तो हल्का हल्का झलकेगा कि ये चित्र यहाँ पर था। तो वो चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो पहला है वायुर्विज्ञान है। वायुर्विज्ञान या इसी को एयरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग एयरोलॉजी या वायुविज्ञान कहते हैं। इसके बाद ऋतु विज्ञान है। तो वायुमंडल की जो निचली परत है, वायुमंडल की निचली परत, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को हम लोग, निचली परत के अध्ययन को हम लोग ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। ऊपरी परत का जो अध्ययन है वो एयरोलॉजी होगा और निचली परत का जो अध्ययन है वो मेट्रोलॉजी होगा, ऋतु विज्ञान होगा। इसके बाद वायुमंडल की संरचना में हम लोग कुछ मंडलों को देखते हैं। वायुमंडल को लगभग 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है क्षोभ मंडल। जिस पहले मंडल को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसी का एक नाम और आ सकता है कि इसी को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसी को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6 से 16 किलोमीटर तक मानी जाती है। क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फेयर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 से 16 किलोमीटर तक। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। दूसरा है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, लगभग इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके बाद है मध्य मंडल मीजोस्फेयर, इसकी जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके बाद आयन मंडल है थर्मोस्फेयर, इसी को ताप मंडल भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग ताप मंडल भी कहते हैं। 80 से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई जो होती है। और उसके बाद है बाह्य मंडल या एक्सोस्फेयर, इसकी ऊंचाई 640 के बाद है, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित है। हमारा बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर असीमित पाया जाता है। इन मंडलों की विशेषताएं क्या हैं, इन विशेषताओं को थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। जिनमें से सबसे पहला है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, या इसी को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में ये देखिए हमने बादल बनाए हैं, बरस रहे हैं। इस मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं पाई जाती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं कौन कौन सी हो गई? ये हमारी वायुमंडलीय घटनाएं हैं। ये कोहरा, बादल, ओस, पाला, तूफान, मेघ गर्जना। जो मेघ गर्जना है, तो कोहरा है, बादल है, ओस है, पाला है, ये सारी की सारी जिस मंडल में पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में। अक्सर 1 नंबर का प्रश्न आता है कि वायुमंडलीय घटनाएं या मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में पाई जाती हैं, किस मंडल में पाई जाती हैं? तो उत्तर होगा हमारा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वो होता है क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल के घनत्व का कारण है कि जलवाष्प की अधिकता। घनत्व का मतलब आप समझिए, अगर किसी वस्तु के, किसी द्रव्य के, किसी पदार्थ के कण बहुत पास पास हैं तो इसका मतलब उसका घनत्व क्या है? ज़्यादा है। अगर उसके कण दूर दूर हैं तो इसका मतलब है उसका घनत्व कम है ना। जैसे हम लोग कह लेते हैं कि गैस का घनत्व क्या है? कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके कण जो हैं बड़े दूर दूर पाए जाते हैं। लेकिन गैस के बाद जैसे ही हम जल में आए तो उसका घनत्व क्या हो गया? उससे थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि जल के कण पास पास हो गए। और उसके बाद ठोस का घनत्व उससे भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? कण और पास पास आ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा घनत्व जिस मंडल में होगा वो हमारा क्षोभ मंडल होगा। रीजन है उसका क्योंकि जलवाष्प पाई जाती है, लगभग 99% जलवाष्प इस मंडल में पाई जाएगी। और क्षोभ मंडल ही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव से इफेक्टेड होगा। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, देखिए हमने लिख दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमने आपको लिख दिया है। ये गैसें हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रख करके चलने हैं। जिनमें से ग्रीन हाउस गैस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और CFC ये ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैसें हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो CO2 है। ग्रीन हाउस का ये प्रश्न आता है कि ग्रीन हाउस की सबसे इफेक्टिव गैस कौन सी है? तो वो हमारी CO2 होती है। ये होता है हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी परत है, क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी परत को ट्रोपोस्फेज कहते हैं, ट्रोपोपास कहते हैं। इस ऊपरी परत को कहा जाता है
ट्रोपोपास। क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत को ट्रोपोस्पास कहते हैं, और ट्रोपोस्पास के बाद आ जाता है समताप मंडल। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, O3। लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें ओजोन परत पाई जाती है, और यही ओजोन परत हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज से हम सभी को बचाती है। कौन बचाता है? ओजोन परत बचाती है, समताप मंडल में पाई जाती है 15 से 30 किलोमीटर तक। और इस मंडल की विशेषता है कि इस मंडल का जो टेम्परेचर है, वो तापमान है, वो लगभग समान होता है। यहाँ पर ध्यान देना, हमने एक बिंदु आपको लिख रखा है कि इस मंडल का टेम्परेचर, क्षोभ मंडल का टेम्परेचर प्रति 1 किलोमीटर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जितना आप 1 किलोमीटर इस सतह से जाएंगे 6.5 डिग्री कम हुआ, इसके बाद 1 किलोमीटर और ऊपर गए तो 6.5 डिग्री और कम हो जाता है। तो ये क्षोभ मंडल हो गया। इसके बाद जो समताप मंडल है, इस मंडल में तापमान क्या रहेगा? लगभग समान रहता है इस मंडल में। और समताप मंडल में वायुयान या जेट, इनके अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ से विमान उड़ेगा, उड़ने के बाद इस समताप मंडल में पहुँचेगा और आराम से गमन करेगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय घटनाएं नहीं है, ना कोहरा है, ना बादल है, ना ओस है, ना पाला है, ना बिजली कड़क रही है। आराम से एक समान टेम्परेचर पर वायुयान आसानी से, जेट विमान आसानी से क्या होंगे? उड़ते जाते हैं। तो ये समताप मंडल हो गया। इसके समताप मंडल का जो सबसे ऊपरी परत है, उसे हम स्ट्रेटोपॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉस। स्ट्रेटोपास कहते हैं समताप मंडल के सबसे ऊपरी परत को। और स्ट्रेटोपास के बाद आ जाता है हमारा मध्यमंडल या मीजोस्फेयर, जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। इसका हमें ध्यान देना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेम्परेचर कम होता है 1 किलोमीटर पे, यहाँ टेम्परेचर समान होता है। और जो मध्यमंडल है, यहाँ पर सबसे निम्न टेम्परेचर पाया जाएगा। तापमान क्या होगा? सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है। यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर कहाँ तक? 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सबसे कम तापमान लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल के किस मंडल में या वायुमंडल के किस मंडल में, किस भाग में सबसे निम्न तापमान होता है? तो तापमान कौन सा है? वो मंडल हमारा है मध्यमंडल। इसमें क्या होता है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट आती है। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, तापमान में एकाएक क्या आएगी? गिरावट आएगी, और ये गिरावट लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है। इसके बाद एक इसकी बड़ी विशेषता है कि जो उल्का पिंड होते हैं, मान लीजिए ऊपर से आए तारे टूटे या उल्का पिंड जो टूटे, वो पृथ्वी तक ना आने पाए, वो इसी मध्यमंडल में क्या हो जाते हैं? फायर्ड हो जाते हैं, जल जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। किस मंडल में? मध्यमंडल में या मीजोस्फीयर में। तो मीजोस्फीयर की 3 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता कि सबसे कम तापमान जिस मंडल का होगा वो मध्यमंडल होगा। तापमान में एकाएक गिरावट आएगी, और जो उल्का पिंड वगैरह हैं, जो ऊपर आसमान से गिरने वाली चीज़ें हैं, वो इस मंडल में आ करके क्या हो जाती हैं? जल जाती हैं, खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती हैं। और इसके जो ऊपर की परत है, लगभग इसके ऊपर की परत को हम लोग कहते हैं मीजोपॉस या मेसोपॉस। मेसोपॉस कहा जाता है। सबसे ऊपर की परत को मेसोपॉस कहा जाता है। और मेसोपॉस के बाद जस्ट आता है हमारा आयनमंडल, थर्मोस्फेयर, जिसे तापमंडल भी कहा जाता है। 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। इस मंडल में हमारी रेडियो तरंगे विचरण करती हैं। क्या विचरण करती हैं? रेडियो तरंगे। जैसे राडार, रेडियो, टेलीफोन, संचार, ये सारे माध्यम का हम जिस तरह से उपयोग कर पाते हैं, हमारा आपसे कनेक्ट होने का कारण जो है वो थर्मोस्फेयर है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। ध्यान देना, सबसे निम्न तापमान कहाँ होगा? मध्यमंडल में। और सबसे उच्च तापमान कहाँ होगा? आयनमंडल में। इसीलिए इसे तापमंडल भी कहते हैं। लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस मंडल में तापमान चला जाता है, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो रेडियो तरंगों के आवेशित होने का कारण है, रेडियो तरंगों के आगे बढ़ने का कारण है विद्युत आवेशित कण।
आयन पाए जाते हैं, आयन मंडल लिखा है। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जो आयन है वो विचरण करते हैं और वही आयन आपके डाटा को, आपकी तरंगों को, आपके रेडियो को, टेलीफोन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना कट हुए आसानी से पहुंचाने का कार्य करते हैं। मतलब जो चीज़ें हम यूज करते हैं इनका कारण है हमारा आयन मंडल, थर्मोस्फेयर। इसके बाद इसकी ऊपरी परत को थर्मोपास कहते हैं, इसकी ऊपरी परत को थर्मोपास कहते हैं, थर्मोपास कहते हैं। थर्मोपास के बाद जस्ट आ जाता है हमारा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को हम लोग कहते हैं एक्सोस्फेयर, यानी 640 किलोमीटर के बाद इसकी सीमा नहीं होती है। ध्यान देना, ये जो बाह्य मंडल है इसकी सीमा ना होने का कारण है सूर्य के विकिरण के साथ ये हमारा बाह्य मंडल सिकुड़ता भी है और फैलता भी है ना। हमारा स्थिर नहीं है, जो हमारा ब्रह्मांड है वो स्थिर नहीं है। ऐसा कहते हैं कि लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन ये जो बाह्य मंडल की विशेषता है वो विशेषता है कि सौर विकिरण की वजह से इसके कण कभी पास आते हैं, कभी दूर होते हैं। तो ये जो है इसकी सीमा नहीं, फिलहाल 640 से लगभग 2000 या 10,000 किलोमीटर तक इसकी सीमा मानी जाती है और ये समय के साथ संकुचित होता है और विचरित होता है। इसकी विशेषता क्या है कि संचार उपग्रह स्थापित इसी में होंगे। मतलब जो हमारे द्वारा भेजे गए उपग्रह हैं, मानव निर्मित उपग्रह हैं, वो कहाँ स्थापित होंगे? बाह्य मंडल में। और बाह्य मंडल में वो क्या करेंगे? ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और इस मंडल में वो इसकी क्या करेंगे? परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा करते हैं किस मंडल में? और वो मंडल है हमारा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ की परिक्रमा जो है इस बाह्य मंडल में होगा। संचार उपग्रह स्थापित होंगे और सबसे कम घनत्व जो होगा, गैस के कण बहुत दूर दूर पाए जाएंगे। सबसे कम घनत्व जो होगा वो इसी मंडल का होगा, है ना। और ये हमारा मंडल रुका हुआ है। रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? ग्रेविटी के कारण। हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की वजह से ये रुका है। अन्यथा ये हो सकता है कि हमारी पृथ्वी को छोड़ करके निकल जाए या वायुमंडल का संपूर्ण भाग हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाए। तो रीजन है उसका ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से रुका हुआ। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ओजोन परत की, O3 की, यानी ऑक्सीजन के 3 कणों को मिला करके जिस परत का निर्माण हुआ है वो है ओजोन की परत। कितनी परत? ओजोन की परत। इसे O3 कहते हैं। थोड़ा सा 2-4 बातें हैं। तो इस ओजोन का जो मापन है वो मापन हम लोग जिस इकाई में करते हैं वो इकाई है डाब्सन। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं छोटे छोटे, जिस इकाई में हम इसे मापते हैं, जिस इकाई में इसका मापन करते हैं वो इकाई है हमारी क्या? डाब्सन। डाब्सन इकाई है। और ओजोन के लिए एक ओजोन संरक्षण के लिए सर्वप्रथम एक प्रोटोकॉल हुआ। उस प्रोटोकॉल में ओजोन संरक्षण की चर्चाएं की गई कि हम ओजोन को कैसे बचाएं, और उस प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में ओजोन संरक्षण की विधिवत चर्चा की गई और इसके बाद इस ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है या संरक्षण में जो प्रभावित कर रहा है, ये इसका उत्तरदायी जो कारक है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? CFC। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस है वो उत्तरदायी गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाते हैं और वो दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। कुछ बिंदु है, इनको हमको ध्यान में रख करके चलना है। 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं कौन सा दिवस? ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस। तो ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। पहला बिंदु, ओजोन की सबसे पहले चर्चा होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ओजोन के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन जिस मापन में मापा जाता है वो इकाई है डॉप्सन। और ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को, है ना। तो ये हमारा वायुमंडल की संरचना थी। कुछ बिंदु हो सकता है छूट गए हों, जैसे ध्यान में आएंगे उन्हें बताया जाएगा।
और एक पॉइंट ये देखिए हमने लिख रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आयन मंडल में परिक्रमा करता है। आयन मंडल कौन सा है? ये मंडल, ये देखिए स्पेस स्टेशन एक हमने बना रखा है ना। आप इसी को ISS समझ सकते हैं, इसी को समझ ही लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आयन मंडल में परिक्रमा करता है, यानी तापमंडल। तो इस ढांचे को अगर आप याद रखेंगे तो अगर कहीं आंखें भी बंद करेंगे और उसने प्रश्न ने पूछ लिया कि किस मंडल में जो हमारे उल्का पिंड हैं वो जल जाते हैं, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि बीच वाला था मध्य मंडल। और वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल कहाँ है? तो क्षोभ मंडल जो है इसमें वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और ध्यान में आ गया, देख लीजिएगा। जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो 6 से 16 किलोमीटर है, यानी जो 6 किलोमीटर ये कहाँ पर है? ये ध्रुवों में है। कहाँ पर? ये ध्रुवों में। और 16 किलोमीटर जो ऊंचाई है ये हमारी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा आप सभी समझते होंगे, जैसे ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो मध्य से रेखा जा रही है, यानी ये वाली रेखा, इसे 0 डिग्री रेखा या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। जो ऊपर से जाती है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और जो इस विषुवत रेखा के नीचे से जाती है वो 23.5 डिग्री मकर रेखा है ना। और जो इस रेखा के पास यहाँ ये जो कर्क रेखा है वो यहाँ पर भारत को जो है काटती है। हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तर होगा, ये पूर्व होगा, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो जो भारत है हमारा वो किस गोलार्ध में स्थित है? वो इस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन स्थित है? हमारा भारत स्थित है, जिसके बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा जाती है। तो ये वही है कि क्षोभ मंडल ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है, यानी कितनी? लगभग 6 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक होती है, यानी 16 किलोमीटर। ये भी प्रश्न बनता है कि क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा। हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हुई शॉर्ट में। एक बार आप इसे फिर से देख सकते हैं कि जो वायुमंडल है वो विद्यमान गैसों का समूह है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ये विभिन्न मात्रा में यहाँ पर पाई जाती हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान या एरोलॉजी कहा जाता है। निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जहाँ जिस मंडल में परिक्रमा करता है वो हमारा आयन मंडल है। इसमें हमने आपको 5 तरह के मंडल बताए। क्षोभ मंडल, यहाँ इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडलीय घटनाएं इस मंडल में ज़्यादा होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इसी मंडल में दिखाई पड़ेगा। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा? वो क्षोभ मंडल में होगा, लेकिन सबसे कम घनत्व कहाँ होगा? वो वायुमंडल में होगा। दूसरा समताप मंडल है। ओजोन परत पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। वायुयान या जेट विमान के अनुकूल दशाएं कहाँ पाई जाएंगी? तो समताप मंडल है। मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। सबसे कम तापमान जिस मंडल का है वो मध्य मंडल है, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में गिर जाता है। और इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट आती है, तेजी से गिरावट आएगी। आयन मंडल है, इसे ताप मंडल भी कहते हैं। रेडियो तरंगे यहाँ पाई जाती हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं। अगर सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल है, सबसे ठंडा मंडल ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे ठंडा मंडल कौन सा? मध्य मंडल है। तो सबसे गर्म मंडल कौन सा है? आयन मंडल है। सबसे गर्म मंडल हमारा आयन मंडल पाया जाएगा। उसके बाद वायुमंडल है, यहाँ पर हमारे संचार उपग्रह स्थापित होते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये थी आज की क्लास का सार। देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जो बिंदु ना हो आप उन्हें कमेंट करिएगा, हम उन पर चर्चाएं करेंगे, आपको बताएंगे। ऑफलाइन क्लास में भी उसकी चर्चाएं होंगी। फिर कुछ दिनों के बाद एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।